This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी दिनांक 27 डिसेंबर 2021 चरक विमर्शन अध्याय 5 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेषां तु खलु स्रोतसां यथा स्थूलं कतिचित् प्रकारान् मूलतश्च प्रकोपविज्ञानतश्च अनुव्याख्यास्यामः ये भविष्यन्ति अलम् अनुक्तार्थज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञानाय च अज्ञानवताम्। तो उन स्रोतस के यथा स्थूल कतिचित प्रकारान् मूलतश्च, कुछ प्रकार मूल रूप से के मूल क्या है, और विज्ञान प्रकोप विज्ञानतः च, प्रकोप विज्ञान के जरिए बताते हैं। ये भविष्यन्ति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवताम्। सो जो ज्ञानवान व्यक्ति है उनको ये काफी हो जाएंगे अनुक्त जो है उनके बारे में ज्ञान करने के लिए। विज्ञानाय च अज्ञानवताम्, और जिनको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में वो उनके लिए विज्ञान, उनके विज्ञान के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। तद यथा प्राण उदक अन्न रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र मूत्र पुरुष स्वेद वहानी। तो ये 13 इस प्रकार के स्रोतस के प्रकार है। वातपित्त श्लेष्मणा पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणि स्रोतांसि आयन भूतानि। वातपित्त कफ जो है जो पूरे शरीर में संचार करने वाले हैं, उनके लिए सभी स्रोतस आयनभूत है। तो ऐसा कोई भी स्रोतस नहीं है जिसमें वातपित्त कफ प्रवेश नहीं करते हैं। और यही एक अहम मुद्दा है कि दोष किस प्रकार से पूरे शरीर में संचार कर सकते हैं, और स्वास्थ्य रक्षण करना या रोग निर्माण करना या रोग को दुरुस्त करना, इन सभी में इनका एक महत्वपूर्ण अंग है। इनका एक अलग महत्व इस प्रकार का है। तद्वत् अतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावत् शरीरम् अयनभूतम् अधिष्ठानभूतं च। उसी प्रकार से
जो सत्वादी जो अतीन्द्रिय है, जो हमारे इंद्रियों के परे है, उनका केवल चेतनावत शरीरम, चेतनावत जितना भी शरीर है वो अयन भूतम अधिष्ठान भूतम, वो उनका मार्ग है या उनके लिए अधिष्ठान ये भी है। तो केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना, ये जो स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो पूरे शरीर में व्यापक इस प्रकार का है। केवल केशलोम नख इनके अग्र और मलद्रव गुण इनको छोड़कर सभी में स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है, और वो सभी इंद्रियों का व्यापक है और उसका व्यापक भी मन है। तो नास्पृष्टो व्यक्ति वेदना, अगर स्पर्श ही नहीं हुआ तो वेदना नहीं होती, किसी प्रकार की संवेदना ही नहीं होती इस प्रकार से। तो इनके लिए भी सभी शरीर ये अयनभूत और अधिष्ठानभूत इस प्रकार का है। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण रेफरेंस है। और मैं जो सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि रसव स्रोतस या हृदय और उसका अभिसरण उसके द्वारा होने वाला प्राणव स्रोतस, जिसमें वायु का आदान प्रदान इस प्रकार का हो रहा है, और अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस, पुरुषव, मूत्रव, स्वेदव, इन सभी का एक दूसरे से संबंध है और एक उनका अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है कि मिलजुल कर काम करते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये बात एलोपैथी के जो फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, उसमें नहीं होती। वो हर एक का अलग अलग तरीके से विचार करते रहते हैं और फिर सभी को इकट्ठा करके भी जो होल है, संपूर्ण है, उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो केवलम चेतनावत शरीरम, चेतनावत जितना भी शरीर है पूरा, अब गैंग्रीन वगैरह में या किसी और किसी डिसीज में अगर संवेदना नष्ट हो गई हो तो ये सत्वादि का वहां संचार नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी लोगों में इस प्रकार का संचार होता रहना और तत्र प्राणवाहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च। तो प्राणव स्रोतस का हृदय ये मूल है और महास्रोत ये भी मूल इस प्रकार का है। तो ये बड़ा अजीब है। जब हम प्रदुष्टानां कुलेदं येषामिदं विशेष विज्ञानं भवति तथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं कुपितम् अल्पाल्पम् अभीष्टं वा सशब्दशूलम् उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवाहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्। तो सभी उच्छ्वास के बारे में कहते हैं। तो एक्सलेशन ये तो अभी के हिसाब में फेफड़ों का कर्म है, फुफ्फुसों का कर्म है, और वो मूलस्थान है ही नहीं। मूलस्थान जो बताया वो हृदय और महास्रोतस, ये मूलस्थान बताया प्राणव स्रोतस का। तो दिखने में तो जरा अजीब इस प्रकार का लगता है, लेकिन मैं जो सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा हूं इसके लिए ये बहुत अच्छा इस प्रकार का संदर्भ है कि हृदय से रस धातु का विक्षेपण होता रहता है और महास्रोतस में ये सभी अन्नवह स्रोतस, उदकवह स्रोतस, पुरीशवह स्रोतस, मूत्रवह स्रोतस ये समा है।
केवल स्वेदव स्रोतक से थोड़ा सा अलग इस प्रकार का होगा। वो धातु मेद धातु के संबंध में उसका निर्माण, श्वेत का निर्माण होता रहता है इस प्रकार। लेकिन ये चार स्रोतस उदक वह अन्न वह ये अंदर जाने के लिए, और पुरुष वह मूत्र वह ये बाहर फेंकने के लिए, और हृदय जो व्यान के द्वारा रस विक्षेपण करता रहता है, ये प्राण वह स्रोतस का मूल स्थान। तो इसमें से दो अर्थ होते हैं कि इनमें अगर बिगाड़ हो जाए, हृदय में बिगाड़ हो जाए या फिर प्राण महास्रोतस में बिगाड़ हो जाए, तो उसका परिणाम प्राण स्रोतस पर होता रहता है और वो बिगड़ जाता है इस प्रकार से। क्योंकि मूल स्थान जो है वो हृदय और महास्रोतस इस प्रकार का है। हृदय को भी आमाशय द्वार कहा गया है तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि इसके जरिए हम महास्रोतस इसमें पहुंच सकते हैं, और विष्ट इष्ट वगैरह जो बातें हैं वो हृदय से जुड़ी इस प्रकार से है, और उनका एक अलग महत्व प्राणव स्रोतस के लिए है। प्राणवाहिनी दुष्यंती श्रोताओं सन्निष्ठ दारुण ही, अन्य दारुण कारणों से भी प्राणव स्रोतस बिगड़ जाता है, ये जो बात आगे बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए ये मनोवह स्रोतस या हृदय ये केवल ज्ञान वायु का स्थान है ऐसा नहीं है, मन का भी स्थान है, ओजस का भी स्थान है। तो इन सभी का परिणाम प्राणव स्रोतस पर होता रहता है, ये एक बात इसमें अहम इस प्रकार की रहेगी। और महास्रोतस में अगर परिवर्तन आता है तो फिर ये प्राणव स्रोतस भी बिगड़ जाता है। इसलिए तमक श्वास रोग की संप्राप्ति में प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट स्रोतां से दोषेन उरस्त कुरते श्वासम आमाशय समूह, ये बात बताएगी कि प्राण उदक और अन्न वह स्रोतस, इनको दुष्ट करके उरस्तः श्वासं कुरुते, उरस्तः वायु आमाशय समुद्भवम श्वासं कुरुते, आमाशय में जिसकी उत्पत्ति है इस प्रकार के श्वास को निर्माण करते। अभी क्या हुआ है कि ये फ्रैगमेंटेड अप्रोच और फोकस्ड अप्रोच एनाटॉमी के जरिए आया हुआ। जब कोई समस्या फुफ्फुस से संबंधित है तो हम केवल फुफ्फुस के ऊपर ही कंसंट्रेशन करते रहते हैं, और बाकी उदक व स्रोतस, अन्न, महास्रोतस या हृदय इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो इन सभी का अगर इससे संबंध है तो हमें प्राणव स्रोतस के बारे में सोचते समय हृदय और महास्रोतस का विचार करना ही चाहिए, और ये बात श्वास रोग निदान में स्पष्टता से बताई गई है। तो ये बिगड़ जाते हैं तो प्राणव स्रोतस बिगड़ जाता है, और उसका विशेष विज्ञान केवल उच्छ्वास के आधार पर बताया गया है। अतिसृष्टम अतिबद्धम, खूब छोड़ा हुआ, खूब अकड़न जैसा इस प्रकार का बद्धा हुआ, कुपितम इस प्रकार से, अल्पाल्पम थोड़ा थोड़ा ही उच्छ्वास इस प्रकार का था, अभीक्ष्ण हुआ सशब्द शूलम उच्छ्वसंतम दृष्ट्वा, और बार बार सशब्द शूल इस प्रकार का उच्छ्वास होते हुए देखकर प्राणवाहन ऐसे स्रोतों से प्रदुष्टा नीति विद्या, इसका प्राणव स्रोतस बिगड़ गया है ऐसा समझना चाहिए। अब प्राणव स्रोतस बिगड़ गया है तो उसको अगर कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर काबू पाएंगे तो अभीक्ष्ण, बार बार इस प्रकार का अभीक्ष्ण का अर्थ है
तो प्राणवाय स्रोतस अगर बिगड़ जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से आता है। और प्राणवाय स्रोतस को ठीक करते हैं तो उम्मीद है कि ये बाकी स्रोतस भी ठीक हो जाएंगे, उसके मूल स्थान जो है वो ठीक हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अजीब है। कारणों पर कार्य करके कार्य पर कार्य होना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन कार्य के ऊपर काम करके कारणों का ठीक होना ये काफी उल्टा प्रवास इस प्रकार का है। लेकिन प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति बला इति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्म न सम्मतम्, ये जो बात बताई गई है कि प्राणायाम से ही सभी दोषों का शोषण इस प्रकार का हो जाता है, और कुछ आचार्यों के अनुसार दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक अहम मुद्दा हम प्राणायाम को योग से उठाएंगे। आयुर्योग में इसका एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा। और एक तो हमें यम नियम से आरंभ करना है, नियम पालने के लिए इस प्रकार से। और फिर भी आयुर्वेद के स्वस्थवृत्ति के अनुसार अगर नियमों का पालन करेंगे, आहार विधि विशेषायतनों का पालन करेंगे और खास करके सद्वृत्त का पालन करेंगे जो मानस विकारों के लिए उसका पालन न होना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ये सभी सुधरना लगेंगे और उसके साथ में प्राणायाम से खुद प्राणवाय स्रोतस और ये बाकी सब सुधरेंगे, ऐसा है। और इसीलिए योग को इतना बड़ा महत्व पूरे विश्व भर में प्राप्त हो गया। स्थिरसुखमासनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः, ये जो बात कही गई है इस प्रकार से। तो वो भली भांति करने से सभी दोषों का शमन इस प्रकार का हो जाता है और एक प्राकृतिक स्थिति बनी रहती है। तो हम सभी को नियमित रूप से प्राणायाम करना बहुत आवश्यक इस प्रकार का है और उसमें सातत्य होना। भानु सर कहा करते थे कि 7 - 1 = 0। 7 दिन में एक दिन भी अगर प्राणायाम नहीं किया तो एक सप्ताह व्यर्थ चला गया, ऐसा समझना है। तो उसी प्रकार से इसका सतत निरंतर अभ्यास करने से ये सभी हृदय और महास्रोतस और प्राणवाय स्रोतस ये तीनों का स्वास्थ्य बना रहेगा। खास करके तवारिया के बारे में मेरा यह अनुभव है कि क्षय स्थान च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति ही, ये जो बात बताई गई है, तो स्थान गति जो है दोषों का दोषों की प्राकृतता बनाते रखना, इस प्रकार से बनाए रखना, ये काम तवारिया से अच्छा इस प्रकार का होता है। उसके साथ में अगर हम स्वस्थ वृत्ति के नियमों का पालन करेंगे तो हमें विकारों से भय नहीं रहेगा। तो इन सभी का एक मेलजोल है, सिंक्रोनाइजेशन है। और मैं मानता हूं कि योग से हमें इसके लिए रेफरेंसेस प्राप्त होंगे ज्यादातर इस प्रकार से। और फिर आयुर्वेद के सूत्रों को लेकर एक आयुर्योग की संकल्पना को जो मैं बता रहा हूं, उसके आधार पर स्वास्थ्य रक्षण या रोग मुक्ति दोनों के बारे में सोच सकते हैं और आगे चलकर मोक्ष के बारे में भी सोच सकते हैं। दोनों से मुक्ति हो सकती है, आयुर्वेद से भी मुक्ति हो सकती है। योग तो मुक्ति के लिए ही स्थापित किया गया है, तो योग से मुक्ति होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आयुर्वेद से भी मुक्ति प्राप्त होती है। चरक शालिस्तान पहले अध्याय में 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से चरकाचार्य ने लिखा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना है
और प्रैक्टिकली करके देखना है। सबसे अहम मुद्दा है, प्रैक्टिकल साइंस है ये। तो हम खुद अगर इस प्रकार का प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे और इस प्राणव स्रोतस का हृदय और महास्रोतस, इनसे किस प्रकार का संबंध है ये समझते रहेंगे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहेंगे, तो सभी मानव जाति का भला इसमें होगा। तो आयुर्वेद के छात्रों को ये जरूरी है कि वो योग का भी अभ्यास करे, इसके साथ में आयुर्वेद के स्वस्थ के नियमों का पालन करे और साथ में योग का भी अभ्यास करे, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उदकवानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोमच। उदक स्रोतस जो है उसका तालु और क्लोम ये मूल स्थान है उसके। अभी इसके बारे में काफी बहस की जाती है कि क्लोम क्या है वगैरह वगैरह, इसके ऊपर एक परिषद भी हुई थी और विभिन्न प्रकार के मत प्रवाह इसमें बताए गए। हार्ट पैलेट से लेकर ये पैनक्रियास क्लोम है और फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन ये क्लोम है, इस प्रकार के मत प्रदर्शन हुए और हर एक ने अपने अपने प्रैक्टिस से अनुभव इसके बारे में बताए। फिर भी ये प्रश्न आधा अधूरा इसी प्रकार का है। मैंने एक वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी की केस देखी थी, तो उसने डाइव मारा था तालाब में और कुछ जजमेंट मिस हो गया और उसके माथे पर आघात हुआ और फिर तब से उसको आक्षेपक आते थे, 5-5, 6-6 घंटे आक्षेपक रहते थे, 5-6 लोगों को उसको पकड़ कर रखना पड़ता था और बहुत प्यास लगती थी। वो कहता रहता था कि ओता ओता, और करीबन 70-75 गिलास पानी, 10-12 चाय कॉफी, 10-12 कोल्ड ड्रिंक्स इस प्रकार का लेता था और 6-6 घंटा ये सिलसिला चलता था। तो ये केस जसलोक से वापस आकर वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास आई। एलोपैथी में कुछ उसका निदान ही नहीं हुआ, क्या करना है इस प्रकार से। इन्होंने अस्थि और मज्जा इन पर आघात इतना ही निदान किया और गुड़चा मलकम मुस्तम ये जो बात है उसको पिलाना आरंभ किया। तो ये जो आक्षेपक आते थे वो कहीं भी उसको थोड़ा धक्का लगा तो आक्षेप आना शुरू हो जाता था। तो बहुत अच्छे तरीके से देखभाल होती थी कि उसको कहीं धक्का न लगे, लेकिन फिर भी 15 दिन के बाद धक्का लगा थोड़ा सा, लेकिन उस समय में ये केवल 15 मिनट अटैक टिका, 10-12 कप पानी से काम चल गया और फिर आगे ये नौबत आई नहीं। वो अच्छे तरीके से ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया कि बम्बई से अहमदाबाद स्कूटर पे जाके आया। मैं जब सेकंड ईयर में था उनके यहाँ सीखने के लिए गया था, तो ये केस मैंने खुद देखी है। उस समय तो वो पूरा ठीक हो गया था, केवल एक फॉलोअप के लिए आता था। तो किसी समस्या का इतना सीधा साधा हल हो सकता है हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो बात है, ये जो केस है, वो फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन का ये क्लोम है, इस बात को कुछ हद तक पुष्टि देती है। तो तालु मूलन क्लोमच पिछले एक इसमें मनोज ने गंडूश का प्रयोग हम इसमें करते रहेंगे तो तृष्णा निवारण करने के लिए ऐसा बोला था। मैंने भी प्रयास किया था, उसके बाद में आगे थोड़ा सा, लेकिन इस प्रकार से गंडूश या कवल करने से तालु जो है वो शायद उस मूल स्थान पर हमारा कार्य होगा और उसमें राहत इस प्रकार की आएगी। तो जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोषम, इन सभी का शोष, जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोष। तो जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ इनका तो शोष हमें दिखाई देता है,
क्लोम के बारे में बताना मुश्किल इस प्रकार का होगा। पिपासांच अतिप्रवृद्धां दृष्ट्वा, और बहुत बढ़ी हुई प्यास ये देखकर। अभी पिपासा और तृष्णा, इनमें अंतर है। पिपासा पातुम इच्छा पिपासा, और तृष्णा जो है सच्ची प्यास इस प्रकार की है। लेकिन इस प्रकार से अगर अति पिपासा दिखाई देती है तो हमें समझ लेना है कि उदकव स्रोतस की दृष्टि है, और फिर उसके लिए प्रयास करने हैं। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि लोग पानी कितना पीते हैं ये देखना है। और अभी जो प्रचलन है बहुत ज्यादा पानी पियो, वो तो मूर्खता का है, लेकिन लोग पीते रहते हैं और फिर उसका एक बर्डन इस प्रकार का बन जाता है, क्योंकि पानी का भी पचन होना आवश्यक है, उसके लिए उधर का वह स्रोतस है अलग इस प्रकार से। खास करके किडनी फेलियर में इस स्रोतस की दृष्टि होती रहती है। वहां जनरली ऐसा होता है कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ये मूल बीमारियां, और डायबिटीज में वैसे भी प्यास ज्यादा लगती है। पानी ज्यादा पीते हैं तो ये पानी संचित होने लगता है, उतना बाहर फेंका नहीं जाता, तो सूजन आ जाती है। सूजन आने पर एलोपैथी में डायूरेटिक्स शुरू कर देते हैं और उससे तुरंत सूजन में राहत मिल जाती है। तो उसको बताया नहीं जाता कि पानी कम पीना है, वो पानी पीता ही रहता है, ज्यादा पानी पीता ही रहता है, और सूजन भी रहती है, आती जाती रहती है इस प्रकार से। फिर यूरिन में अल्बुमिन, ट्रेस 1+, 2+, 3+ वगैरह बढ़ने लगते हैं, और बाद में रक्त में भी यूरिया, क्रिएटिनिन, बीयूएन ये सब बढ़ने लगते हैं। तो फिर एलोपैथी डिक्लेयर कर देती है कि तुम्हें किडनी फेलियर हुआ है और अभी फिस्टुला करवा लो, डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। जनरली ये सुनने पर मरीज हमारे पास आते हैं। तहान कमी लागण्याचं दृष्टिलक्षण असू शकते का? हो सकता है, लेकिन ऐसा है उसमें कि जब जरूरत निर्माण होती है तो प्यास लगती ही है, ऐसा नहीं होता कि प्यास नहीं लगी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे प्यास लगती ही नहीं है, मैं वैसे ही पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेना चाहिए इस प्रकार से। तो मैं उनको सुझाव देता हूँ कि मत करो ऐसा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्यास लगी है थोड़ी, तो 1-2 घूंट पानी ले लो और रुक जाओ, तो जनरली इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और ये प्यास कम लगती है, ये किसी रोग के बारे में हमें सोचना है क्या, ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन प्यास ज्यादा लगना ये तो काफी कॉमन दृष्टि का कारण लक्षण जो बताया गया है, पिपासन चाहते प्रवृत्ताम दृष्टवा, पिपासन नहीं है, बिल्कुल कम हो गई है, ये उदकव स्रोतस के दृष्टि का लक्षण नहीं बताया। तो हमें भली बात ये समझ लेना है कि इस प्रकार से अगर पिपासा बढ़ी है तो वो उदकव स्रोतस की दृष्टि का लक्षण इस प्रकार का है। डायबिटीज का हाइपरटेंशन नसताना पण सीकडी होऊ शकतो, हो सकता है। अजीर्ण से होता है, ऐसे मैंने कुछ मरीज देखे हैं 21-22 बरस में। लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ अजीर्ण, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह इस प्रकार का, और फिर कोई निर्बंध खाने पीने पर नहीं होना, और इससे कंटिन्यूअस अजीर्ण रहने पर इस प्रकार से सीकेडी का प्रॉब्लम हो जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर जनरली होता है इसमें। पर्सन चा आइडियल वॉटर इंटेक किती असावा, उसमें ये
प्रमाण नहीं बता सकते। ऋते शरद निदागाप्यम पिबेत स्वस्तोपि चाल्पशा, ये सूत्र है। शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति को भी पानी कम ही पीना है। तो जनरली 1000-1200 ml इतना काफी होता है। ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में प्यास ज्यादा लगती है तो 1.5 लीटर 2 लीटर तक जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इससे ज्यादा पानी लेने की जरूरत ही नहीं है। तेजस प्रतिपक्षत्वाद मंदाग्निर्वर्जय जलम, अग्नि महाभूत के खिलाफ होने के कारण मंदाग्नि को तो पानी कम ही पीना है, इस प्रकार से। तो मैं जो सीकेडी के पेशेंट्स रहते हैं उनमें पहला सुझाव देता हूं कि पानी एकदम कम कर देना है। एलोपैथी में 800-1000 ml लेने के लिए कहते हैं, मैं 500 ही कहता हूं, और कुछ मरीजों में तो 250 ml ही बताता हूं। और उसमें पानी का काढ़ा बनाना, ये एक अहम चीज है कि क्षीण भाग, चतुर्थ भाग, पाद या अर्ध भाग, इस प्रकार का वर्णन आया है। तो 3 भाग अगर उसमें से हटा देते हैं पानी के उबाल के, तो ये ज्यादा लघु इस प्रकार का हो जाता है, और जल का जो कार्य है वो भली भांति होता है। तो मैं सुझाव देता हूं कि 2 लीटर पानी उसमें एक संगुने की अंगूठी या कंगन डाल के और एक मुट्ठी लाजा डाल के उबाल के पीना है। हमने एक सीकेडी योग बनाया है, तो ऐसे ही कुछ चरक पड़ते समय मुझे लगा कि ये सीकेडी पे काम करेगा, तो मैं उसको कर रहा हूँ। तो अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस JSVC ग्रुप पर डाल दो सीकेडी योग का योग जो है वो, तो वो एक 5-10 ग्राम इतना और 2 लीटर पानी उबाल के आधा लीटर रखना है और छानकर वो पानी दिन में पीना है। तो लाजा वैसे भी तृष्णा शमन करने वाली इस प्रकार की है। और सीकेडी और सुवर्ण के जरिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें अगर ये हम पानी कम करने के लिए कहते हैं, और दूध, देसी गाय का दूध ज्यादा लेने के लिए कहते हैं, या केवल दूध पे भी रखते हैं। अभी एलोपैथी में एक है कि लिक्विड ओवरलोड नहीं होना है, ऐसा वो बताते हैं, उसमें दूध भी गिनते हैं। और कई बार एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स दूध लेना ही नहीं इस प्रकार से बताते हैं, चाहे कैंसर हो, जलोदर हो, या फिर सीकेडी हो, कुछ भी हो इस प्रकार से। तो उसमें एक अहम मुद्दा है कि A1 मिल्क नहीं लेना है। उसमें कोई संदेह नहीं, ये नुकसानकारक है। लेकिन A2 मिल्क लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नैसर्गिक इस प्रकार का है, देसी गाय का है। और उसके लिए ये ओवरलोड का प्रॉब्लम नहीं होता कि 2-2.5 लीटर दूध भी अगर ले लिया तो भी दिक्कत नहीं आती, बल्कि शोथ 1-2 दिन में ही कम हो जाता है, ब्रेथलेसनेस ये भी कम हो जाता है, और मेंटेन होते रहते हैं। धीरे धीरे क्रिएटिनिन एरिया में उतार आने लगता है। अब जिनको दूध सूट नहीं होता, ये एक अलग बात है, बहुत आदमान होता है, पतले दस्त होते हैं, ऐसे कुछ मरीज मिलते हैं, या नौशिया हो जाता है दूध के बारे में, नहीं मुझे दूध नहीं लेना है इस प्रकार से, तो दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन अगर भली भांति रुग्ण दूध ले सकता है तो हमारे लिए ये सीकेडी का प्रॉब्लम काफी अच्छे तरीके से हल हो सकता है उसका। तो कम से कम मेंटेन तो हो जाते हैं, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगता है। लेकिन एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो मैंने सुना कि डायलिसिस इज किलिंग ऑफ द किडनीज। डायलिसिस किडनी को नष्ट कर देता है। किसी अवयव का कार्य हम बाहर यंत्र से करवाते रहते हैं, तो शरीर भी मानता है कि क्यों करना है, ये तो वैसे डायलिसिस करके निकाल रहे हैं, तो कुछ करना ही नहीं है। तो धीरे धीरे किडनी का फंक्शन
बिगड़ जाता है, कम कम होता जाता है, और साधारणतः बरस 2 बरस के बाद मूत्र का निर्माण ही बंद हो जाता है। मूत्र प्रवृत्ति होती ही नहीं है। वाटर रिटेंशन शरीर में होता है और डायलिसिस में वो निकालते हैं, तो 1.5, 2, 2.5, 3 लीटर पानी निकालते हैं डायलिसिस में। और इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं तो बताते हैं अब 3 बार करना है आपको डायलिसिस। 2 बार करते थे पहले शुरू में, तो अब तो आपका वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा है, तो आपको 3 बार डायलिसिस करना है। तो ये तो पूरा मैकेनिकल सॉल्यूशन इस प्रकार का है। डायलिसिस ये ट्रीटमेंट है ही नहीं, या किडनी ट्रांसप्लांट भी ये ट्रीटमेंट है ही नहीं। लेकिन ये सब निग्रह पूर्वक बताते रहते हैं, वही ट्रीटमेंट है, दूसरी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। आयुर्वेद अगर तो है तो बारे में तो बोलना ही नहीं। अगर आप आयुर्वेद के बारे में बोलेंगे तो वो कहते हैं ठीक है, हम तत्काल आपको यहाँ से निकाल देते हैं, डायलिसिस नहीं होगा हमारे यहाँ, तो कहीं भी जाओ, इस प्रकार से। तो पेशेंट के लिए तो नौबत इस प्रकार की हो जाती है। दूध सूट नाही झाले तर सिद्ध दूध वापरू शकतो का सर? लाइक गोक्षर सिद्ध दूध सुट्टी घालून, ये तो कर सकते हैं, उसमें मैं देता भी हूँ इस प्रकार से। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में होता नहीं है कि दूध से इतना नाशिया हो जाता है, मैं दूध नहीं पीऊंगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर यही स्थिति है तो आपको डायलिसिस में जाना ही पड़ेगा। आप कोशिश करो कि डायलिसिस से मुझे बचना है इस प्रकार से, और वो ट्रीटमेंट नहीं है इस प्रकार से। लेकिन अगर होता नहीं है इस प्रकार से, दूध सूट नहीं होता है, तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो सिविरिटी के ऊपर रखते हैं। अगर 2-3 तक क्रिएटिनिन है तो एक दफा खाना और बाकी दूध, या रात में भी दूध रोटी दूध चावल ऐसा बताते हैं, और उससे अगर मेंटेन हो जाता है तो भी ठीक है। लेकिन क्रिएटिनिन 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 इस प्रकार का है। सूजन बहुत आ गई है, ब्रेथलेसनेस है, तो ये गंभीर अवस्था है, और इसमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है, मृत्यु हो सकती है। तो इसके बारे में तो एलोपैथी में बाकी कोई चारा नहीं, अब डायलिसिस ही करो, ऐसा ही बताते हैं। मेरे पास एक मरीज रहा, उसका क्रिएटिनिन 20 था, यूरिया 500 था, पूरा बदन स्वेलिंग था पूरे बदन में, ब्रेथलेसनेस था, बैठे बैठे भी ब्रेथलेसनेस था। और उसका कहना था मुझे डायलिसिस करना ही नहीं है, मैं मर जाऊं तो भी चलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप इसके लिए तैयार है तो मैं ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हूँ इस प्रकार से। उसको दूध पे रखा, 2-3 दिन में पूरी सूजन निकल गई, ब्रेथलेसनेस चला गया। वो रेगुलर उसका काम भी जो है वो करता रहा। 6 महीने इसी प्रकार से अच्छे गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ ऐसा था कि क्रिएटिनिन यूरिया उतने ही रहे, कम नहीं हुए। 20 क्रिएटिनिन और 500 यूरिया वाला आदमी आम तरीके से जी रहा है केवल दूध के ऊपर, ये मेरे लिए भी एक बड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें परिवर्तन आने में समय लगेगा, तो आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू करना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। 6 महीने के बाद उसका निर्धार टूट गया, और वो बोला कि ठीक है, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं डायलिसिस करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुझसे वो छूट गया। एक्चुअली डायलिसिस शुरू करने के बाद भी उसको, वो अगर मेरी ट्रीटमेंट चालू रखता तो एक अलग बात इस प्रकार की होती। तो अभी इस प्रकार के और भी मरीज हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 15-17 हो गया, ब्रेथलेसनेस आ गया, इमरजेंसी में डायलिसिस करवाया। फिर भी टालते रहे डायलिसिस को। इसमें एक अभी सिस्टेटिन सी करके एक परीक्षण है रक्त का, ये ज्यादा कोई बताते नहीं है, योगेश भंडारे यहाँ पे करवाता है, तो मैंने भी लोगों को बताना शुरू किया। और वो काफी ज्यादा
इस प्रकार का होता है, तो हमें समझ लेना है कि गंभीर अवस्था है और ये कम होने में काफ़ी समय लगेगा। मैंने जो इस प्रकार के मरीज देखे उनमें सिस्टैटिन 6 से आगे होता है। नॉर्मल रेंज 1 तक की होनी चाहिए वास्तव में। और वैसे बाकी जो क्राइटेरिया है, क्रिएटिनिन, यूरिया, BUN, सीरम पोटेशियम और ये फास्फोरस, यूरिक एसिड, ये भी सभी बिगड़े हुए इस प्रकार के होते हैं। Can we give treatment, Ayurvedic medicines to kidney transplant patients as they are taking their medicines for rejection of organ also, and they recommend other treatments? इसमें ऐसा है, एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो लोग हमारे पास आते नहीं है, ये आम मुद्दा है। डायलिसिस शुरू हो गया तो भी लोग हमारे पास आना बंद कर देते हैं। वो मानते हैं कि ठीक है, एक ट्रीटमेंट चल रही है और करने की क्या जरूरत है। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारी ट्रीटमेंट अच्छी कारीगर इस प्रकार की है, और हमारी ट्रीटमेंट अगर साथ में चलती रहती है, चाहे वो डायलिसिस करे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट करे, तो भी किडनी ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, किसी भी ट्रांसप्लांट में दिए जाते हैं, और ये होने के कारण कोई भी इन्फेक्शन जोड़ कर सकता है और उससे भी मृत्यु आ सकती है, ऐसा है। तो ये एलोपैथी में ही अगर करते रहेंगे उसका इलाज तो काफी मुश्किल इस प्रकार की होती है। लेकिन एक हमारा कृष्ण कुमार जी बड़े बुजुर्ग वैद्य, आयुर्वेद के बड़े उद्गाता इस प्रकार से, कोयम्बतूर में उनका 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और अभी पिछली कोविड में उनका इंटरव्यू भी हुआ था पीएम के साथ, फिर भी दुर्भाग्य से कोविड से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो भी दिए जाते हैं, ये खतरनाक इस प्रकार के है, और मेरा तो सुझाव नहीं रहता कि किडनी ट्रांसप्लांट करो इस प्रकार से, लेकिन करने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और बहुत ही कम परसेंट में लोगों को फायदा होता है, बाकी सभी मरीजों में मृत्यु हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है काफी इस प्रकार के। सीकेडी मध्ये उदकवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस आणि मेदोवह स्रोतस कोणत्या स्रोतसची दृष्टी असते? सभी की होती है, वास्तव में ऐसा है। ये मैंने बात पहले भी की है। Where there is nausea of milk, can we think of milk as lepana or application on skin, as त्वचा is also a medium of absorption? ये तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें निर्बंध ज्यादा होते हैं क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है। इस प्रकार से ऊपर से दूध लगाना मैं बताता हूँ, खास करके डिहाइड्रेशन में बच्चों के, उसमें स्काल्प रीजन में भी हम ये दुग्ध का पिच्चू रख सकते हैं, और फिर पूरे बदन को दूध से मालिश कर सकते हैं। कोलटकर सर के पास एक 6 महीने का लड़का आया था, अतिसार था और वेन्स कोलैप्स हो गई, इतना डिहाइड्रेशन था। तो उसकी माँ ने, जब दवाखाना पूर्ण भरा हुआ इस प्रकार का था, तो उसको लाकर सर के सामने रख दिया, इसको बचाओ। तो वो सर की छात्रा थी,
तो सर ने उस समय में दुग्ध का इस प्रकार का अभ्यंग किया था। और फिर उसमें जान आ गई और पूरी तरीके से सुधर गया। प्रभु देसाई करके कोकण में एक वैद्य है, उन्होंने एक पेपर इसके बारे में पढ़ा था। और खास करके टालू इसको कहते हैं बच्चों की, वहां पे दुग्ध का पीछू रखते हैं, तो उससे जल्द जल्द एब्सॉर्प्शन होता रहता है। और डायरिया से या डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। इसमें एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये जो पालक रहते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे, और बच्चों के बारे में तो भावनिक स्थिति बहुत दोलायमान इस प्रकार की रहती है। तो वो एक सवाल पूछते थे पेडियाट्रिशियन कि बच्चा सोता है या नहीं सोता है। अगर बच्चा सोता है तो डिहाइड्रेशन नहीं है, यह इनका कहना था। ये भी एक अहम मुद्दा है। अगर डिहाइड्रेशन है तो बेचैनी रहती है, सो नहीं सकता। तो मेरे लिए एक पॉइंट मिल गया कि अगर इस प्रकार के बच्चे आते हैं और इमरजेंसी में एडमिट करना है नहीं करना है, इसके बारे में सोचना है, तो अगर वो सो रहा है तो कहेंगे नहीं करना है इस प्रकार से। अब मालूम नहीं ये बच्चों के अतिसार के बारे में अभी मरीज बहुत कम हो गए हैं। मैं जब कोलटकर सर के पास या वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास जाता था फंडसर करके आऊँ, तो ये बालकों में अतिसार, दंतोद्भेदजन्य अतिसार ये काफी कॉमन होता था। एलोपैथी में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का चक्कर चलाने के बाद भी फायदा नहीं होता था। तो ज्यादातर लोगों में ये पाया गया, बच्चों में ये पाया गया कि ऊपर का दूध शुरू किया और अतिसार इस प्रकार का हो गया। जब तक माँ के दूध पर था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। माँ के दूध पर अगर माँ परहेज नहीं कर रही है तो भी प्रॉब्लम होता है, ये भी एक बात है। तो स्तन्य दुष्ट है या नहीं है एक बार देखना है, माँ को ट्रीटमेंट देनी है, ये करते हैं, हम भी स्तन्य परीक्षण करते हैं क्लिनिक में। लेकिन ऊपर का दूध शुरू किया है और उसके बाद में ये शुरू हुआ है, तो उसमें ये A1 मिल्क जो है, क्योंकि लोगों को उसमें फर्क मालूम नहीं था A1 है A2 है इस प्रकार से। और वैसे स्तन्याभावे पयश्चागम पव्यद्गव्यम व तद्गुणम पिबेत इस प्रकार का निर्देश है। तो पहले बकरी के दूध का निर्देश है, और वो भी नहीं मिले तो गाय का दूध तद्गुण करके पीना है, इस प्रकार का बताया गया है। तो मैं सुझाव देता हूँ, बकरी का दूध अगर मिलता है तो वो देखो, ये दाई एक संकल्पना है अच्छी, दूसरे स्त्री का दूध देना इस प्रकार से, तो वो अगर पॉसिबल है तो वो देना। सध्या इम्युनायझेशन प्रोग्राम मध्ये अँटी डायरियल वॅक्सीन देतात। अरे बाप रे, ये तो मैंने सुना नहीं था, मालूम नहीं था मुझे। और इसलिए डायरिया के पेशेंट्स कम हो गए होंगे इस प्रकार से, तो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तो वैक्सीनेशन के खिलाफ हूँ, लेकिन ये दंतोद्भेदस्य बाणां नहि किंचित् न दूयते पृष्ठभंगे बिडानानां बर्हिणां च शिखोद्गमे, ये जो बात वाल्मीकि ने बताई है। दिस वैक्सीन कम्स अंडर नॉन मैंडेटरी वैक्सीन। ये मैंडेटरी और रोटा वैक्सीन देता। मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी कौन से है ये एक बार बता देंगे, मैंडेटरी कौन से है वो भी बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे ये आश्चर्य लगा था कि मैंने छात्र दशा में बालकों के अतिसार के मरीज देखे, अभी नहीं देख रहा हूँ इस प्रकार। तो ये क्यों हुआ है इस प्रकार से? तो ठीक है, अभी ये वैक्सीन के बारे में पता चला, तो
शायद वो रीजन है कि अतिसार बालकों में कम हो गया है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब में जो गुटी की संकल्पना है और स्तन्य की संकल्पना है, उसको अगर भली भांति करते रहेंगे तो ये ठीक रहेगा। अब विदेशों में तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, खास करके यूएई में जो दूध व्हॅक्सिन नेमकं करतात काय? प्रतिकार शक्ती निर्माण करतात ते शेवटी अँटीबायोटिक्स बेस्ड असतात, म्हणजे जंतू कुठला आहे त्याच्यावरती बेस्ड आहे. तो उस अ, ये अतिसार निर्माण करने वाले सूक्ष्म जंतु है उनके खिलाफ लड़ने की शक्ति निर्माण करना, ये थोड़ा सा रहेगा। तो एक बात ऐसी है कि वैक्सीन से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में काफी बहस की जाती है देवी की, कि देवी काफी बड़े प्रचलन में था और जब से देवी का वैक्सीन आया है तब तक देवी का एक भी मरीज मिला नहीं है, ये एलोपैथी कहती रहती है। ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स, रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी, तो पांच हैं, मैंने 3 सुने थे एक्चुअली। जेएसवीसी में डाल दो। अभी हेपेटाइटिस बी तो पहले नहीं था कंपल्शन में। ओपीवी क्या है? पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, ओके। तो अभी इनका कहना है कि देवी का उच्चाटन हो गया, कॉलरा का भी हो गया ऐसा वो बोलते थे, लेकिन दिनारत में ही अभी बीच में हमारे एक वैद्य कॉलरा से एडमिट हुआ था, तो कॉलरा कुछ हद तक वापस आया है इस प्रकार से। मालूम नहीं है देवी वगैरह जो है वो भी वापस आ सकते हैं। टीबी वापस आ गया। टीबी का ये वैक्सीन होने के बावजूद भी एड्स जैसे आया तो इसे टीबी वापस आ गया। तो ये सही उपाय है ही नहीं वैक्सीनेशन। ये जनरलाइज्ड इम्यूनिटी को बरकरार रखना यही सबसे अच्छा तरीका है। और रोटा वैक्सीन नॉट कंपल्सरी, एमएमआर, मीजल्स, एमएमआर का क्या मतलब है? Measles, mumps and rubella. मम्स, रुबेला। ओके, ये तो काफी कम दिखाई देते हैं मम्स वाले जो पेशेंट्स है वो। और वो बच्चों में ही होता है ऐसा भी नहीं है, युवावस्था में भी होता है और उसका परिणाम शुक्राणु पर होता है, ये मरीज देखे हैं मैंने इस प्रकार से। तो ये थोड़ा उससे सजग इस प्रकार का रहना पड़ेगा। द अबव लिस्ट इज फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट है वो भी डिक्लेयर करो, क्योंकि मैंने काफी खोज की थी लेकिन मुझे पता नहीं चला था कि कंपल्सरी वैक्सीन, मैंडेटरी वैक्सीन कौन सी है इस प्रकार से। सरदेशमुख सर के एक मरीज है जापान के, का बड़ा अजीब अनुभव है। वो एलोपैथी को बिल्कुल अपनाना नहीं चाहते थे और चाहते थे कि डिलीवरी नॉर्मल हो इस प्रकार से। nrhmph.government.in। ओके, तो ये जेएसवीसी में भी डालो। तो उन्होंने जिक्र किया था कि कोई यहाँ से जापान में आए और डिलीवरी वहां पे करवाए, कोलटकर सरदेशमुख सर ने ना कह दिया। फिर वो भारत में आए और फिर प्रभाताई एक केस सौंपी गई कि तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी करनी है इस प्रकार से। जब लेबर पेन शुरू हुई तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो ये उलझन में थे कैसे करेंगे इस प्रकार से। आता एमआर वैक्सीन देतात एमएमआरच्या ऐवजी मेजल्स and vaccine. Tetanus toxoid is routinely given in all wound-related patients. And what do you think about rabies vaccine?
अभी ये बात है कि रेबीज एक बार हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, तो मुश्किल है बचाना उसको इस प्रकार से। हमारे शास्त्र में भी असाध्य बताया गया है और एलोपैथी में भी असाध्य बताया गया है। तो अगर मैड डॉग है तो देना ही है, ऐसा मैं बताता हूँ अभी। लेकिन अगर कुत्ता पहचान वाला है, उसको वैक्सीन दिया गया है, तो फिर उसके ऊपर सिर्फ ध्यान रखेंगे, ये भी काफी होता है इस प्रकार से। तो टीटी इंजेक्शन गर्भिणी अवस्था में भी दिया जाता है, ये भी अभी होता है इस प्रकार। 7वें महीने में शायद दिया जाता है। इन सभी के बारे में थोड़ी बहस करनी पड़ेगी, और सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि इस प्रकार से रैबिज के बारे में कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको, और अगर इस प्रकार का कुत्ता है तो क्या करेंगे, ये एक अहम बात है। मैंने एक अजीब बात सुनी है, मैंने वो किया है मेरे घर पे, कि एक विशिष्ट प्रकार का गन्ना है, इक्षु, कर्नाटक के बॉर्डर पे है, कर्नाटक में ही है। और उसका रस इस हाइड्रोफोबिया वाले पेशेंट को पिलाते हैं और वो सुधरता है, ऐसा उनका कहना है। अभी मेरे पास तो भी मरीज हुआ नहीं है इस प्रकार का। पहले लोग आकर गए हैं। पानकणी से एक मैंने सुना था इसके बारे में, तो वो मैंने देने की कोशिश की थी। और अर्क नाम है रुई का, और इसको या अलर्क विष, अर्क अलर्क विष कहते हैं। तो रुई के पत्तों का रस देना है, ऐसा भी मैंने सुना था। तो मैंने किए है इसके बारे में कोशिश। जो नोन केसेस है इस प्रकार के, हाइड्रोफोबिया हो गया है, नायडू अस्पताल में उनको अलग कर दिया है, और 3-4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई है, ये सब मरीज देखे हैं। तो आइसोलेशन ही करते हैं और मरने देते हैं, बाकी कुछ नाही करते. ऍक्च्युली ॲट बर्थ जे व्हॅक्सिन देतात तेच आपल्या हातात कमी असतात, व्हॅक्सिन देणे टाळणे या अर्थाने. मात्र त्यानंतर ह्या व्हॅक्सिन इव्हन मॅन्डेटरी दिल्या नाही तरी चालतात, त्याविषयी फार कोणी विचारत नाहीत. केवळ व्हॅक्सिनना देण्याबद्दल अवेअरनेस नसल्याने अँटी ॲलोपॅथिक पेडियाट्रिशियन्स च्या फिअर सायकोसिसला बळी पडून पालक देत राहतात. उनमें मन के मन में भी ये संभ्रम है कि अगर नहीं देंगे और बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, ये बात है. और ये इतना आसान विषय नहीं है कि उनकी बात को ठुकरा दे इस प्रकार से. तो हम कहते रहेंगे कि जनरल इम्यूनिटी पर भरोसा रखो, जनरल इम्यूनिटी कैसे अच्छी रहे ये सोचो. क्योंकि इससे जो एंटीबॉडीज बनती है वो अंतिमतः हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, और ऑटोइम्यून डिसीजेस उससे निर्माण होते रहते हैं. तो अभी ये कोविड-19 का इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन दिया जा रहा है, तो अगले 4-5 वर्षों में ये शायद परिस्थिति रहेगी कि बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीजेस बढ़ जाएंगे. स्कूल एडमिशन रिक्वायर्स मैंडेटरी वैक्सीनेशन एज कंपल्सरी. तो ये देखना है कि अगर इस प्रकार का है तो कैसे निपटेंगे. अमेरिका में कंपल्सरी नहीं है. और अगर कोई इसको रोकने की कोशिश करता है एडमिशन से, तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं और आपको परमिशन मिलती है, एडमिशन मिल जाती है. लेकिन ये मुकदमा लड़ाना पड़ता है इसके लिए. तो कौन उसके झमेले में जाए, इस प्रकार से सोचकर लोग दे देते हैं. और ये भी एक मन में आशंका है कि विलास जाधव BHMS त्याने कोर्टला केस फाईल केला होता सर.
not compulsory according to Right to Education Act, RTI. तो ठीक है, विलास जाधव जो है BHMS, उसको एक बार मिलना चाहिए। उसने कैसे किया, क्या किया, इस प्रकार से। अभी ये कोविड-19 के बारे में भी सिलसिला चल रहा है। और राइट टू एजुकेशन इस प्रकार का एक्ट अगर है और ये कंपल्शन नहीं है तो मुकदमा लड़ना चाहिए, ऐसा होगा इस प्रकार से। लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बातें हैं। संगठन होगा तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।